हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो हमने लास्ट वीडियो जो है वो छोड़ा था एक एक्सपेरिमेंट पे लाके। और एक्सपेरिमेंट हमारा था कि हम ऑक्सीजन न्यूक्लियाई पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराना चाह रहे थे हाई एनर्जी के। अच्छा, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों थे? उसका रीज़न हमने पिछले वीडियो में दिया था कि हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेवलेंथ जो बनेगा, उनकी जो तरंग दैर्ध्य बनेगी, वो उस न्यूक्लियस की ऑर्डर की होगी, उस न्यूक्लियस की कोटि की होगी जो फेम्टोमीटर अपन ने फर्मी जो बोला था उस कोटि की वो होगी। ये हमने बात कही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ना चाह रहे हैं। टारगेट हमारा क्या है? शुरू से टारगेट एक ही रहा है, हम न्यूक्लियर साइज के साथ थोड़ा और फेमिलियर होना चाहते हैं या फिर न्यूक्लियर साइज का एक थोड़ा सा एस्टिमेट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये हमारे पास एक सबसे पहले देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा निकल के आता है, बड़ा ही सुंदर सा ग्राफ है। आप देखिए थोड़ा आराम से इसको। इसमें बहुत सारी लाइंस आपको नज़र आएगी। उन बहुत सारी लाइंस पे कंसंट्रेट नहीं करना है अपने को। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन के सारे आइसोटोप्स लिए हुए हैं, जो समस्थानिक है वो लिए हुए हैं। हमें सिर्फ ब्लैक स्ट्रिप पे ही कंसंट्रेट करना है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप आपको दिख रही है, यहाँ पे ब्लैक लाइन जो दिख रही है एक आपको दिख रही होगी। देखो जहाँ जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ वहाँ देखना आप कि ये यहाँ से एक मिनिमा, देन थोड़ा सा बढ़ के और ये आ गया। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ये क्या चीज़ शो करता है? इस डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन है अपना, उसमें आप सिंपली ये मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट है, पर यूनिट टाइम की बात अपन कर रहे हैं। ये डी सिग्मा और डी ओमेगा जो है ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे थीटा है, वो स्केटरिंग एंगल है। ठीक है ना, थीटा स्केटरिंग एंगल है। बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ अपने पास निकल के आता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अपने माइंड में आना चाहिए, वो ये है कि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हम उस पर बम्बार्ड करा रहे हैं। ये देखो ये ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, इधर से मान लो वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो इसी के साथ इंटरेक्ट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, इनके साथ वो इंटरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? और अगर इंटरेक्ट कर रहा है वो, जो ऑब्वियस सी बात है, उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है तो ये जो ग्राफ हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ न्यूक्लियाई को शो करता है, इसकी क्या गारंटी है? एक अपने पास ये बात आनी चाहिए माइंड में। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग कि उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक से ही क्यों प्रतिक्रिया करता है, उसी से क्यों इंटरेक्ट करता है? क्या पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसे प्रभावित नहीं करता? अगर करता है, आपके माइंड में आ रहा होगा, जरूर करता होगा, और शायद ये सही भी हो। अगर करता हो तो ये आलेख पदार्थ के नाभिक के बारे में सटीक जानकारी हमें कैसे दे सकता है? सिर्फ ये नाभिक के बारे में ही कैसे हमें बता सकता है? तो इसके लिए हम आंसर देखो, नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने आंसर लिखा है। तो मैं इस आंसर को शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो कि हाँ, आपका डाउट एकदम सही है, अपना डाउट जो हमने क्रिएट किया वो एकदम सही है। उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं, अपन उस इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते उसमें से। इलेक्ट्रॉन उसका घर है, वहीं रहेगा वो तो और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन उसमें भेज रहे हैं हाई एनर्जी का, तो वो उससे इंटरेक्ट करेगा। तो इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपतित इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करता है। लेकिन हम थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे यहाँ पे। स्मार्टली प्ले कैसे करेंगे? देखो कि यहाँ पे दो इंसिडेंट होने की पॉसिबिलिटी है। पहला इंसिडेंट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्केटरिंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस के साथ में वो स्केटर कर हो सकता है, कोलाइड हो सकता है। अब देखो इसमें आप फर्स्ट ईयर में वापस चले जाओ, एक स्टेट अपने जो है मैकेनिक्स की जो बुक थी उसमें हमने इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपको वो याद नहीं भी है तो दो एग्जाम्पल ले लो अपने माइंड में। पहला एग्जाम्पल ये लो कि आप कांच के कंचे जो है उनको इमेजिन करो। एक कांच का कंचा आप बड़ी तेजी से मारते हो दूसरे कांच के कंचे पे जो स्थिर है, मान लो, यानी स्थिर रखा हुआ है, आपने उस पर कांच का कंचा बड़ी जोर से दे मारा। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो तेजी से आपने कांच का कंचा मारा ना, वो जाके उसको हिट करेगा और हिट करके उसको वेलोसिटी दे देगा। खुद हो सकता है स्थिर हो जाए या उसका वेलोसिटी धीरे हो जाएगा। तो हम इसके द्वारा क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं कि जब सेम मास के दो पार्टिकल इंसिडेंट होते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनमें मोमेंटम का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, उनकी एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी एक से दूसरे में ट्रांसफर होगी, और वेलोसिटी ट्रांसफर होगी तो पहला स्लो हो जाएगा और दूसरा तेज हो जाएगा। जो पहले तेज था वो अब स्लो हो गया, जो स्लो था वो अब तेज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा? उसकी जो हमने बॉम्बार्ड किया है जो इलेक्ट्रॉन,
उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, अत्यधिक क्षय हो जाएगा उसकी कण की ऊर्जा में, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में। दूसरा एग्जाम्पल लो आप दीवार और बॉल का। अगर आप दीवार पे बॉल दे मारोगे तो बॉल में मोमेंटम तो है, वेलोसिटी भी है, एनर्जी भी है, बट वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, उसका उतना का उतना वेलोसिटी रिटर्न आएगा अपने पास में। अगर बाकी के जो भी अपन फोर्सेस है और इंटरेक्शन है उनको शून्य मान ले अगर, और हम मान लें कि इलास्टिक है और एकदम प्योरली इलास्टिक कॉलिजन में यही होता है, लेकिन प्योरली नहीं होता है, बहुत सारे क्षय और होते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करेंगे। पर क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो जब वो टक्कर लगाता है नाभिक को जाके इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, माइनर सा कोई डिफरेंस आ जाता है। तो हम स्मार्टली प्ले क्या करने वाले हैं, हम स्मार्टली प्ले ये करेंगे कि हम डिटेक्टर को बोल देंगे भाई 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, इनमें से जो 400 तक है उनको तो तू डिटेक्ट कर, बाकी को डिटेक्ट मत कर। ऐसा कुछ है ना, ऐसा नहीं बोलते हैं अपन, बट लेट सपोज ऐसा अपन उसमें सेटिंग ऐसा ही उसकी सेटिंग अपन करके उसको इसी तरह ओरिएंट करके रखा है हमने कि वो 400 से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा है। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट हमने लिया है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिया है। अच्छा 420 के आसपास होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा डिटेक्टर। मान लो 200 आ गया या 250 आ गया, 300 आ गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो डिटेक्टर द्वारा केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया जाता है जिनकी ऊर्जा आपतित ऊर्जा के लगभग बराबर, आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लगभग बराबर है, बाकी को वो कंसिडर नहीं करता। तो ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ नाभिक के स्ट्रक्चर के बारे में है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन होता है सोल्व। अब देखो हम आ जाते हैं अपने रियल क्वेश्चन पे। तो एक बार फिर इस ग्राफ की तरफ आप देखो, वो सुंदर सा ग्राफ है, लेकिन इस सुंदर से ग्राफ में हमें थोड़ा सा जो है क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक और दो क्वेश्चन और अराइज होने चाहिए, है ना। आप सब लोग ये सोच रहे हो क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्यों अराइज कर रहे हैं। क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे तो आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, हमें आंसर तक पहुंचना है ना भाई। तो इसलिए क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ मैं बार बार, है ना। आप लोग अब सामने होते तो अपन जरूर अलग तरीके से थोड़ा क्वेश्चंस क्रिएट करते, बट अब आप नहीं हो यहाँ पे सामने, तो मुझे ही क्वेश्चन क्रिएट करना है, मुझे आंसर क्रिएट करना है। तो ये देखो 2 एरोज मैंने यहाँ लगाए हैं, जो कर्सर मेरा मूव कर रहा है, इसमें स्लोप देखो डाउन की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में थीटा बढ़ने के साथ कमी है। अच्छा एक एरो मैंने यहाँ 2 नंबर पे लगा के ये किया है, इसमें देखो इस मिनिमा के बाद में ये थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये वापस बढ़ने वाली कहानी है। तो 2 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कोण बढ़ने के साथ घट क्यों रहा है। पहली बात तो घट क्यों रहा है भाई, है ना, ये 2 एरोज जो मैंने लगाए ये घटने का है। दूसरा लगभग 45 डिग्री के पश्चात इलेक्ट्रॉन की संख्या कोण बढ़ने में बढ़ क्यों रही है। अगर घटना है तो घटो, बढ़ना है तो बढ़ो, दोनों काम क्यों हो रहा है भाई। ऐसा अपना एक क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए माइंड में। अच्छा ये 45 डिग्री क्यों लिखा है, देखो ये एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तुम, तो ये मिनिमा जो है ये लगभग 50 से 45 के लगभग बीच में है, और मैं इसको 45 मानूंगा। अब क्यों मानूंगा इसका रीजन अपन आगे देखेंगे, 45 ही लेना है इसको अपने को, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं और हमने ग्राफ भी देख लिया है, तो हम आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन अपना जो फाइनल जो स्लाइड है सेकंड लास्ट, उसमें अपन पहले आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसको मैंने नाम दिया है जवाबों का सफरनामा, है ना, क्योंकि अब सवाल बहुत हो गए, अब जवाब ही जवाब है, आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरा ये स्क्रीन जो है वो इस आंसर को कट कर रहा है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आंसर फर्स्ट है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होने वाली कमी का उत्तर हमें रदरफोर्ड प्रकीर्णन के द्वारा प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली ये जो किया गया है ना, ये है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। न्यूक्लियस भी है, एक पार्टिकल भी है, इंसिडेंट करवा रहे हैं, बट वो अल्फा पार्टिकल नहीं है सिर्फ। अब अल्फा पार्टिकल क्यों नहीं लिया, इसका आंसर हमने पिछले वीडियो में दे दिया था कि भाई अल्फा पार्टिकल लेंगे तो वो डिजायर्ड हमारी जो वेवलेंथ है वो मिल ही नहीं पाएगी हमें, और डिजायर्ड वेवलेंथ नहीं मिलेगी तो जिस तरह से हम साउंड वेव से वो पेन नहीं देख पा रहे थे,
उसी तरह से हम अल्फा पार्टिकल के द्वारा जो वेव बन रही है उससे हम नाभिक को नहीं देख पाएंगे, और देख नहीं पाएंगे तो उन सारे के सारे जो भी ये अपना एक्सपेरिमेंट है उसका मीनिंग क्या है। तो देखो इस कारण से ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही है ना, एग्जैक्ट नहीं है बट उसके समकक्ष एक चीज़ है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो ये जो मैं गोल गोल कर्सर को घुमा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इस फॉर्मूला में हमने एन थीटा का थीटा के साथ रिलेशन पता किया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले वीडियोस को, अगर आपने ध्यान से देखा तो आप ये फॉर्मूला आराम से समझ जाएंगे। हमने इसको कोसेक की पावर 4 थीटा/2 लिखा था, तो वो ऊपर आके कोसेक हो जाएगा, दैट इज नॉट ए मैटर। तो अगर अपन इसकी थीटा की और एन थीटा की डिपेंडेंसी देखें तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ये स्कैटरिंग एंगल के साथ में। तो डिक्रीजमेंट तो हमें मिल गया भाई, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ये। दूसरी बात अपन आ जाते हैं कि 45 डिग्री के एंगल के पश्चात वो अचानक जो बढ़ाव आया था, ये देखो ये वाला, ये स्लोप जो है, ये ऊंचाई जो मिली थी हमें, ये विवर्तन के कारण है। अब ये विवर्तन क्या चीज़ है, ये हम विवर्तन क्यों पढ़ रहे हैं, बड़ी सिंपल सा आंसर है भाई। हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज पे बहुत तेज वेलोसिटी पे जा रहा है, वो वेव बन गया और सामने हमारा न्यूक्लियस, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो वेव के सामने आपने कुछ विवर्तनकारी कुछ चीज रख दी है, बहुत ही माइनर होता है, वो भी छोटा होता है उसका, तो उसमें से वो गुजरेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्रेक्शन पैटर्न आएगा अपने पास में। एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है ना, पर अपने को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा अंदाजा ही चाहिए, अनुमान चाहिए अपने को। तो कुल मिला के बात यह है कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये दोनों, इन दोनों का सुपर पोजिशन होके हमें रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा, जो कि ये वाला दिस वन, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है भाई। देखो ये कमी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से है, और ये जो अपने को पीक यहाँ पे मिल रहा है और ये जो मिनिमा मिल रहा है, ये किसकी वजह से है, ये विवर्तन की वजह से है। अच्छा, विवर्तन में देखो ये फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, सर्कुलर एपर्चर यानी कि वृत्ताकार द्वारक से जब अपन प्रकाश को गुजारते हैं तो हमें फर्स्ट मिनिमा इस जगह पे मिलता है। फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन थी sin थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहाँ डी डायमीटर था उसका एपर्चर का। यहाँ अपर्चर कौन है, यहाँ अपर्चर है न्यूक्लियस, ऑक्सीजन परमाणु। लैम्डा क्या है, यहाँ लैम्डा इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा है वो लैम्डा है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन फाइनल स्टेटमेंट पे अपने। तो अंत में हम इस प्रयोग के द्वारा नाभिक के व्यास का अनुमान लगाते हैं। फाइनली जो हम करने आए हैं वो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स अपन ने लगाया है। फर्स्ट मिनिमा के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, अभी हमने बात की थी, ये आता है। वेयर लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रॉन वेव हमने बनाई थी उसकी वेवलेंथ है ये। डी डायमीटर ऑफ सर्कुलर एपर्चर है, और थीटा एंगल है, एंगल जिसपे कि वो हमें मिल रहा है ना, मिनिमा मिल रहा है। और लैम्डा के लिए हमने यहाँ पे किया है ये फॉर्मूला 1240 फर्मी, ये हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। और ई अभी हमने बात की कि 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ले रहे हैं, तो लैम्डा अप्रोक्सीमेटली 3 फर्मी के बराबर आएगा, 3 × 10⁻15 मीटर के लगभग आएगा। अच्छा, अब अगर अपन ये सारे वैल्यूज रख देते हैं, थीटा 45 डिग्री, लैम्डा 3 फर्मी, देन डायमीटर ऑफ सर्कुलर एपर्चर जो फाइनली हमारे पास न्यूक्लियाई है, जो हमारा ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई है, तो डी बराबर आएगा 1.22 अपॉन sin थीटा इंटू लैम्डा, जो लगभग 5.2 फर्मी के लगभग आएगा। और इस प्रकार इस प्रयोग से हमें ऑक्सीजन नाभिक की त्रिज्या निम्न प्राप्त होती है। तो मैंने इस 5.2 में भाग लगा दिया 2 का, इंटू 10⁻15 मीटर लिख दिया। अप्रोक्सीमेट है ये सब कुछ अप्रोक्सीमेट है भाई, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन परंतु जो चीज़ हम पता करना चाह रहे थे, न्यूक्लियस की साइज के बारे में पता करना चाह रहे थे, एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट में किस तरह से थ्योरी अप्लाई की जाती है, और एक्सपेरिमेंट से किस तरह से रिजल्ट निकाला जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये आपके बोनस की तरह होगा, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स के 100 साल बीत गए हैं अब तक, और क्या एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस की शेप एंड साइज पता की गई होगी, इस तरह का एक आइडिया अपन लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उसका रिजल्ट अपने को बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट मिला है। और ये चीज़ जो है वो रदरफोर्ड के एज्यूम्शन के को मैच करती है, उसके अकॉर्डेंस में है।
तो इसका मतलब ये है कि जो हमने थ्योरी लगाई है, जो विवर्तन की, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, दोनों की मिला के, वो थ्योरी अप्रोक्सीमेट सही है, उसको लगाया जा सकता है। इट इज़ नॉट फॉल्स, उसको गलत नहीं कह सकते हो आप, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि ये इतनी ही होती है, 10⁻⁻15 की कोटि की होती है। ये पता कैसे चला हमें? ये पता हमें इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, 2 वीडियो हमने जो बनाए, इसमें हमने न्यूक्लियर से थोड़ा सा और न्यूक्लियर से थोड़ा और फेमिलियर होने की कोशिश की। आज का ये पीपीटी का जो एक्सपेरिमेंट है कैसा लगा ये ज़रूर बताना एक बार, ठीक है, कि और ऐसा ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। पिछले वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा था, रेस्पॉन्स बनाए रखो इसी तरह का, सब लोग देखोगे तो उससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।